हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माय ट्यूशन चैनल। गाइज, आज है 10 अगस्त और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हमारे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखिए और सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो mytuition.com पे विजिट कर सकते हैं, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, जो IIT रुड़की हैं ये हाल ही में भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए, मतलब भूकंप आने से पहले ही चेतावनी जारी कर देगा, एक ऐसा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि उत्तराखंड के जो CM हैं इनका नाम पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ की राज्यपाल जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। तो ध्यान में रखिएगा गाइज। और चलिए कुछ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा। जो इसका रुड़की संस्थान है IIT का, IIT रुड़की ने उत्तराखंड में एक भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और अर्थक्वेक, फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप आपदा की शुरुआत के बारे में लोगों को जानकारी देगा। फ्रेंड्स, ये जो वो मोबाइल ऐप है ये भूकंप आने से पहले ही लोगों को चेतावनी दे देगा। यह भूकंप की शुरुआत का पता लगा सकता है और राज्य के महत्वपूर्ण भूकंप आने से पहले चेतावनी जारी कर सकता है। यह मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधक अधिकरण द्वारा प्रायोजित किया गया है। फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन अधिकरण है यही इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो गाइज, इसे ध्यान में रखिएगा, सभी पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ उत्तराखंड से के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज, उत्तराखंड जो है इसका पहले नाम उत्तरांचल था और इसकी राजधानी जो है देहरादून है, इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वो संसद है, यहाँ की यहाँ की जो विधानमंडल है ये एक सदनीय है। और फ्रेंड्स, ये 27वां राज्य बना था। और यहाँ की कुछ हम लोग देखेंगे कि यहाँ राष्ट्रीय शोध संस्थान है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान है जैसे कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम शोध संस्थान है देहरादून में। और देहरादून सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, देहरादून में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और रुड़की जो है यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा कि रुड़की में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। और देहरादून भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स हैं। रानीपुर हरिद्वार राष्ट्रीय अंध केंद्र देहरादून और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो गाइज, ये सभी जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइज, यहाँ पर राष्ट्रीय जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। रामनगर नैनीताल में। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चोमला में उत्तराखंड में है।
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है चोमलो में उत्तराखंड में है। नंदा देवी जो है गाइज नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चोमली में है। और यहाँ की वन्यजीव विहार जो है ये गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है। और केदारनाथ वन्यजीव विहार चोमली में है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ की प्रमुख बांधें जो है ये टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है। और प्रमुख दर्रे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिपि लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। और यगला जो है दर्रा है ये उत्तरकाशी तिब्बत में है। ट्रेल पासा ये भी यहीं पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ की प्रमुख दर्रे जो हैं ये इस प्रकार है। और पर्यटक स्थल जो है बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। फ्रेंड्स ये सभी जो है पर्यटक स्थल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर ये सभी जो चीज़ें हैं ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में उससे उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस की। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अगर इसका PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको सब चीज़ नोट्स मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए? फ्रेंड्स K2 जो है ये भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन फ्रेंड्स ये हिमालय की भाग नहीं है। जो हिमालय पर्वत है इसका भाग नहीं है K2। ये हिमालय पूर्व K2 पर्वत है। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत जो है ये K2 है। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिएगा। और इस पे एक शहरोज सफ़ी दुनिया की सबसे दूसरी चोटी। फ्रेंड्स ये दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है जिस पे शहरोज सफ़ी चढ़े हैं। ये किस देश के हैं? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान के हैं। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। पाकिस्तान पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शहरोज काशिफ ने बोतलबंद ऑक्सीजन की मदद से 8,111 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ने की उपाधि हासिल की। फ्रेंड्स जो K2 की ऊंचाई है इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो फ्रेंड्स ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की है जिसकी ऊंचाई जो है 8,850 कहीं पर रहता है और कहीं पर 8,848 रहता है। तो ध्यान में रखिएगा। शहरोज काशिफ ने से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपरा के बेटे साजिद सदपरा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। फ्रेंड्स K2 जो है ये काफ़ी हिमालय से काफ़ी दूर है और ये सबसे ऊंची चोटी है जिसके कारण यहाँ पर बर्फ़ जमा रहता है। तो यहाँ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने चढ़कर ये उपाधि ली है कि इन्होंने फर्स्ट बार चढ़ा था और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो वो K2 पे चढ़े थे। शहरोज काशिफ ने 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंची पर्वत 8,437 मीटर चौड़ी चोटी को भी फतह किया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगली कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स अगले ये 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है 2021 से लेकर के 2026 तक।
तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा कि इसकी मंजूरी दी गई है 5 साल के लिए, जो समग्र शिक्षा योजना है। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार यह 1 अप्रैल 2021 से 21 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। फ्रेंड्स, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं और इनके अनुसार जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक ये समग्र शिक्षा आयोजन रहेगा। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देगी। फ्रेंड्स, इसके मकसद है जो स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता है उससे बढ़ाना। तो गाइज इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मशहूर फिल्म समीक्षक का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के चलते निधन हो गया है? फ्रेंड्स, ये हैं राशिद ईरानी का हाल ही में मृत्यु हो गया है। ये फिल्म समीक्षक थे और इन्हें स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का निधन हो गया है। ये 74 वर्ष के थे और राशिद ईरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से गुजर रहे थे जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। राशिद ईरानी के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए कोविड-19 टीके की लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, अभी तक तो 18 वर्ष के से ऊपर के ही लोगों को ये कोविड-19 के टीका दिया जा रहे थे, लेकिन ये है UAE ने, ये देश ने हाल ही में 3 से 17 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी टीका का लॉन्च किया है। तो गाइस चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संयुक्त अरब इमारात, फ्रेंड्स ये UAE का मतलब होता है संयुक्त अरब इमारात, से 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका को लॉन्च किए गए हैं। UAE 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के चीन की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन लगाएगा। फ्रेंड्स, जो चीन का सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन है उसे लगाया जाएगा। यह फैसला क्लिनिकल ट्रायल और व्यापक मूल्यांकन के बाद लिया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अधिकारियों के अनुसार 900 बच्चे की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण की निगरानी की गई थी। संयुक्त अरब इमारात में दुनिया की उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो संयुक्त अरब इमारात जो है ये दुनिया के उच्चतम टीकाकरण दरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में इनका अनुपम श्याम जो है इनका निधन हो गया है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया है और छोटे बड़े पर्दे में मशहूर कलाकार अनुपम श्याम का 8 अगस्त 2021 को निधन हो गया है। वे 63 वर्ष के थे। उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अनुपम श्याम ओझा पिछले साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, इसके कारण फिल्म जगत में शोक की लहर है। हाल ही में किसने यह ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है? फ्रेंड्स, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं है। इसकी जो मंजूरी की है ये है केंद्र सरकार जो है इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं दी है। तो गाइस चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम को उड़ाने की इजाज़त नहीं है। सरकार की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब हाल ही में जम्मू बेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई। हाल ही में जम्मू एयरबेस पे जो है ड्रोन से हमला किया गया था, तो इसी कारण जो है 25 किलोमीटर तक जो केंद्रीय सरकार है इसने ड्रोन की उड़ाने से मना कर दिया है। नगर विमान मंत्रालय ने 5 अगस्त 2021 को कहा कि नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और वास्तविक जमीन स्थिति रेखा समेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गाइस इसे ध्यान में रखिएगा। नगर उड़ान मंत्रालय ने ड्रोन के नियम के से जुड़े आंतरिक प्रश्न का उत्तर देते हुए नागरिक उड़ान राज्य मंत्री विवेक सिंह, फ्रेंड्स जो ये नागरिक उड़ान जो मंत्री हैं इनका नाम विवेक सिंह है, इसे ध्यान में रखिएगा। लोकसभा को बताया कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम नियम 2021 को 21 मार्च 2021 को आधार सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये नियम ड्रोन के इस्तेमाल के तमाम पहलुओं से जुड़े हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, स्वामित्व ट्रांसफ़र, आयात, ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट का संचालन, फीस का भुगतान और जुर्माना इत्यादि सभी तरह की सिविलियन ड्रोन गतिविधियाँ यूएस नियम 2021 के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। तो गाइज ये सभी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई किस रेट में कोई बदलाव नहीं किया। फ्रेंड्स आरबीआई जो है ये किस के दर में बदलाव नहीं किया है। तो गाइज ये है रेपा रेट। रेपा रेट जो है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और नीति रेट और बैंक रेट इस सब ही में बदलाव किया गया है, लेकिन रेपा रेट में बदलाव नहीं किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। फ्रेंड्स ये कुछ भारत के रिजर्व बैंक से जानकारी दी गई है, इसे देखते हैं। यहाँ भारत के सभी बैंकों का संचालन, ये सभी बैंकों का संचालक है, और आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। 1934 का अनुसार जो आरबीआई का एक्ट था इसके आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। पहले इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई में आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, लेकिन सन 1949 में ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के बैठक में 4 से 6 अगस्त को मुंबई में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स ये जो रेपा रेट जो दर है इसका आयोजन जो है 4 से 6 अगस्त को मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता में बैंक के गवर्नर सतीश दास ने, यहाँ पर शक्तिकांत दास होगा गाइज, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा, शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ने वर्तमान में रेपा रेट 4% और रेपा रेट 3.35% पर अपरिवर्तित रखा। फ्रेंड्स इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले बैठक में भी इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो वो रिजर्व रेप है और जो रेपा रेट है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष में 2021 से 22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में हथकरघा दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 7 अगस्त को मनाया गया है हथकरघा दिवस। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। हथकरघा दिवस फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हथकरघा उद्योग के महत्व एवं आमतौर पर देश के सामाजिक आर्थिक योगदान में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने और हथकरघा करघा को बढ़ावा देना, बुनकरों की आय को बढ़ावा देना और उनके गौरव में वृद्धि करना है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यही है। हथकरघा दिवस मानने के लिए 7 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। इस दिन 2005 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इस दिन कोलकाता में टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन और औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मुल्क के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स, ये अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी मंजूरी दी है। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीकी मुल्क के लोगों के लिए एक अस्थायी मंच की स्थापना की प्रस्तावना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसे चुनौती को कम करना है। 193 सदस्यीय महासभा ने इस प्रस्तावना को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। इस प्रस्तावना में एक ऐसे मंच की मांग की गई है जो अफ्रीका मुल्क के लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन के गुणवत्ता तथा आजीविका में सुधार के लिए काम करे। जिस समाज में रह रहे उसमें उनका पूर्ण समावेश सुनिश्चित करे। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य यही है कि जो अफ्रीकी मुल्क के लोग हैं उनकी सुरक्षा और उनकी जो जीवन की गुणवत्ता है और उनकी आजीविका में सुधार आए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नए फॉर्म में 10 सदस्य होंगे जिनमें 5 सभी क्षेत्रों में महासभा द्वारा चुने जाएंगे और 5 को मानव अधिकार परिषद द्वारा क्षेत्रीय समूहों के साथ अफ्रीकी मुल्क के लोगों के संगठनों में परामर्श नियुक्त किया जाएगा। तो गाइज, ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए।